जी गुड मॉर्निंग। हम लोग क्या बात कर रहे थे? कंफर्म करो एक बार यार। इससे पहले कि हम लोग चालू करें, ठीक है, अभी ये जो आए थे इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड बोला। ठीक है, मैं वैसे तो आप लोगों से पहले दिन ये बात कर लूंगा और बार बार आपको चीज याद भी दिलाता रहूंगा, लेकिन अभी क्योंकि इन्होंने निकाला है शब्द तो एक बार उस पर थोड़ी बात तो बनती है। इन्होंने अभी क्या वर्ड यूज किया? सब्जेक्ट तो आते जाते रहेंगे, एक चीज उसमें हमेशा कॉमन रहेगी, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन की बिना आप लोग स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, स्ट्रैटेजी रिकमेंडेशन में मैं आप लोगों को ही कहता हूं, जब तक अभी आप लोगों का कोर्स हौले हौले चल रहा है ना, धीरे धीरे, अभी आप लोग देखोगे घोड़ा कैसे रफ्तार पकड़ता है धीरे धीरे धीरे, और उसके बाद फिर तेज पकड़ने लगता है, वैसे ही कोर्स भी पकड़ेगा। अभी आप लोगों के पास गोल्डन पीरियड है कि जितना अभी आप लोगों को कराया जा रहा है ना उतना समेटते जाना। बच्चे गलती क्या कर देते हैं, ये लोग शुरुआत में क्योंकि हम लोग लीनियंट रहते हैं तो वो लोग ज्यादा क्या हो जाते हैं, एक बार के लिए ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और उनको जब पता लगता है कि आफ्टर 2 वीक्स, आफ्टर 3 वीक्स, अब जब प्रेशर आने लगेगा, एक्चुअल प्रेशर आने लगेगा अब अगले 2 महीने, तब उनको ये लगता है कि हमारी जो बिगनिंग थी ना उसी का सामान अभी तो यूं बिखरा पड़ा है। अब जब प्रेशर का सामान आते जाता है तो फिर क्या होगा, ओवर स्टॉकिंग होती जाएगी। ठीक है, वो फिर समटने में भी नहीं आती, वो फिर आप समेट नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए अभी आप लोग अपना एक ही काम रखना, जितनी देर की यहाँ क्लास है उससे आधे टाइम की क्लास घर जाकर जरूर पढ़नी है। अगर यहाँ 1 घंटे की क्लास हुई है तो इसका मतलब है सब्जेक्ट को घर जाके आधा घंटा देना पड़ेगा। तो अगर अभी आप लोगों की 4 क्लास हो रही है तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप 2 घंटे घर जाके सेल्फ स्टडी को दो। और सेल्फ स्टडी में और रिवीजन में दोनों में बहुत फर्क होता है। रिवीजन करने का बेस्ट टाइम होता है सुबह, रिवीजन करने का बेस्ट टाइम होता है सुबह, या जब आपका दिमाग ओवरलोड लेकर थक चुका होता है रात को, जब आप वो चीजें देखना चाहते हो जो रास्ते आप पहले से देखकर आ रखे हो। ठीक है, उन रास्तों पे आदमी तेज गाड़ी चलाता है ना, जो जिस पे वो रोज जाता है। नए वाले पे तो क्या करता है, इधर देखता है उधर देखता है, लेकिन नए रोज वाले पे तो उसको गड्ढा भी पता होता है कहाँ पर है ना। रिवीजन का भी वैसा ही है। जब आप किसी चीज को 3 से 5 बार पढ़ लेते हो अपनी अपनी मेमोरी कैपेसिटी पे, जब आप किसी चीज को 3 से 5 बार पढ़ लेते हो, अब आपको उस चीज के रिवीजन की जरूरत होती है। रिवीजन कैसे करना होता है हम लोगों को, 3 के इंटरवल में। मतलब पहले 3 दिन करा, फिर छठे दिन करा, 12वें दिन करा, 24वें दिन करा। ऐसे करोगे ना जब एक मंथ के अंदर रिवीजन, तब आपकी साइकिल बनेगी। या मेरे को पुराना पुराना याद हो रहा है, अब ये आरटीआई एक्ट आप लोगों का कंप्लीट होगा जब, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि दिसंबर के अंदर ही हम लोग 2 बार इसको क्या कर दें, खुद की तरफ से भी पूरा कर दें, पढ़ पढ़ के। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया 5 नंबर इसके अंदर से गारंटी है ना। और अगर आप लोग ये सामान अभी समेटने लग जाओगे तो आप ये देखोगे कि आप लोग फ्रंट रनर बनोगे, क्योंकि हर कोई ये नहीं करेगा, मेरे बोलने के बाद भी हर कोई ये नहीं करेगा, दैट इज रेस्ट अश्योर्ड। और हम लोगों को ये थिंकिंग ना लार्ज स्केल पे लानी है, लार्ज स्केल। भीड़ भले ही दिख रही हो, भीड़ भले ही दिख रही हो हम लोगों को, लेकिन उसके अंदर से डिसिप्लिन से सीधी सीधी लाइन पे चल के मेंटोर की बात मान के काम करने वाले लोग चुनिंदा होते हैं, चुनिंदा। ठीक है, एक क्लासरूम भी ना भर पाए इतने ही होते हैं। भीड़ हमको देखेगी 5-10 बिल्डिंगों की, उसमें से स्ट्रेट कंपटीशन जो होता है ना, कट थ्रोट कंपटीशन जिसको हम लोग बोलते हैं, जहां एक्चुअल लड़ाई होती है, वो एक क्लासरूम के अंदर होती है। इतने ही बच्चे क्योंकि सारी बात मानते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब हम लोग चलो आगे चलते हैं। आरटीआई एक्ट हम लोग डील कर रहे थे, कब का एक्ट है? 2005 का एक्ट है। हमने इसके ऑब्जेक्टिव जाने, ऑब्जेक्टिव क्या थे? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस। इसके अंदर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट केस लॉ पढ़ा था, उसका नाम क्या है? आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को कौन से दो राइट्स को बैलेंस करके चलना पड़ता है?
राइट टू नो एंड राइट टू प्राइवेसी, इसको हमको यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है। अब देखो, कल मैंने आप लोगों को कुछ सेक्शंस लिखवाए, उससे पहले वाले दिन मैंने आप लोगों को डेफिनेशंस पे बात करी थी, उससे पहले हमने एक इंट्रोडक्शन लिया था। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो हमने डेफिनेशन इन सब की पढ़ी है, इन सब की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता दिया है इन डेफिनेशन में से ये वाली डेफिनेशंस आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, ये वाली डेफिनेशंस आप लोग छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन जब हम लोगों की हो जाती है, इसके बाद हम लोग, मैंने आपको सीधा जंप स्टार्ट करवाया किस पे, मैंने आपको सीधा जंप स्टार्ट करवाया सेक्शन नंबर 8 प्लस सेक्शन नंबर 11 पे। ऐसा नहीं है मैं आपको इसके ऊपर के और इसके बाद के सेक्शन नहीं कराने वाला, ऑब्वियसली करेंगे ही हम लोग, एक्ट है कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों को पहले इसलिए कराया है ताकि अब आप लोगों के पास 2 से 3 दिन रहे इस चीज को करने के लिए। जब तक हमारा ये चैप्टर पूरा हो रहा है, मैक्सिमम 2 दिन, आज और कल को मिलाकर, ठीक है, आप लोगों को तब तक ये पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से याद करनी है। बिकॉज मैं जब क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर कराऊंगा तो व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट इज कि अगर मैं सेक्शन 8 किसी से भी उठाकर पूछ रहा हूं तो उसको उसके ग्राउंड्स याद है और वो स्पॉट कर पा रहा है उन ग्राउंड्स को, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको कल भी बता दिया था ग्राउंड स्पॉट करने पड़ेंगे। आप अपनी मर्जी से 3-4 ग्राउंड लिख कर नहीं आ सकते, 3-4 ग्राउंड जो मुझे याद है वो मैंने लिख दिए और उसके बाद मेरा काम हो गया। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही इसलिए है, वो नहीं पूछना चाहते व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑन विच इंफॉर्मेशन इज रिफ्यूज्ड, वो ये क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं करना चाहते, वो लोग क्वेश्चन अलग फ्रेम करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को कल स्टोरी बताई थी ना, ये था फिर पड़ोसी था, मैं उसको बोला, वो भी ऐसी स्टोरी फ्रेम करके देगा, और मैं तो फिर भी सीधी बात कर रहा था। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था, वो पहले 4 लाइन बातें इधर उधर की करेगा, और वो सिर्फ क्या टेस्ट करना चाह रहा है कि जब फ्यूचर सीएस जो यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, उनके पास जब बंडल ऑफ वर्क आएगा यूं, तो उनमें कितनी क्षमता है ये देखने की कि कौन से पेज पे कितना इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ये भी एक आर्ट है, और ये आर्ट आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने ऑफिस में भी और अपनी प्रिपरेशन के फेज में भी, कि मैं मेरी रीडिंग कैपेसिटी को कैसे बढ़ाऊं, कैसे उसको फास्टर बनाऊं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइनें खाता जाऊं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 2 लाइन नहीं पढ़ी फिर 2 लाइन पढ़ ली, फिर 2 लाइन नहीं पढ़ी फिर 2 लाइन पढ़ ली। सीढ़ी चढ़ने जैसा है, चढ़नी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि कूद के बहुत आगे निकल गए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 कूद जाओगे एक बार में। वो भी क्यों? क्योंकि पता होता है हमको ट्रेन के बारे में, ये सीढ़ियाँ कैसी है मेरे घर की, ठीक है। तो इसलिए उस पर ध्यान रखो कि अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ा पाओ धीरे धीरे, क्योंकि बच्चों की अधिकतर शिकायतें रहती है कि सर हम लोगों का आधा टाइम तो क्वेश्चन पढ़ने में निकल जाता है, और मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम 95% एक क्वेश्चन को जो लंबा आता है ना, सिर्फ उससे घबरा के, उसकी लेंथ से घबरा के ना, वो पहली बार में तो घबराते ही रहते हैं पढ़ने में, दूसरी बार में उनका दिमाग चलने लगता है, दूसरी बार में उनका दिमाग चलने लगेगा। और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरी मानो आप लोगों के पास 7 to 8 मिनट्स है, एक 10 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास 8 मिनट अराउंड है, इससे ज्यादा नहीं है, 8-9 मिनट इतना मान के चलो। इसमें रीडिंग टाइम इंक्लूडेड है, राइटिंग टाइम इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उस चीज पे आपको आना है, यहाँ पे अपने आप लगा लो मैथ। 100 नंबर का पेपर है, 3 घंटे है, एक नंबर पे कितना लिखना है, कितना हो गया हमारे पास टाइम, ठीक है। आप लोग समझदार हो, तो इसलिए ये चीज देखनी पड़ेगी आप लोगों को एक बार कि रीडिंग स्पीड हम लोग कैसे बढ़ाएं। और लंबी लेंथ से हमको डरना है नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उनको पता है बच्चे इससे डरते हैं, तो वो आपको पहले पेज पे क्वेश्चन देते हैं लंबा चौड़ा। आगे के क्वेश्चन ऐसे नहीं है, आगे के क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 3-4 लाइन के क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, लेकिन आपका पहले ही मनोबल तोड़ने के लिए पहले ही पेज पे वो आपको सीधा 1.5 पेज का क्वेश्चन देगा, और 1.5 पेज भी प्रिंट वाले 1.5 पेज, लिखाई वाले 1.5 पेज नहीं, प्रिंट वाले 1.5 पेज ऑब्वियसली हमारी लिखाई के 2 से 2.5 हो गए, ठीक है। और वहां पर बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो किसी काम की नहीं होंगी। तो पहली चीज मैं आप लोगों को सिखाता जब क्वेश्चन कराता, लेकिन अभी बात हो रही है तो अभी कर लेते हैं। हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूं, अभी क्वेश्चन की भी बात सेम सिमिलर सी है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर बेस्ट ट्रिक क्या होती है ना, पहले क्वेश्चंस का एक बार मुआयना कराओ,
पहले सीधा सीधा स्टोरी को मत पढ़ने लगो, सीधा उस कॉम्प्रिहेंशन को मत पढ़ने लगो। एक बार पहले क्वेश्चन का मुआयना करना है हमको, ये क्वेश्चन हमारे नीचे हैं, सेम हम लोगों को इस पेपर के अंदर करना है। पहले हम लोग नीचे क्वेश्चन पढ़कर आएंगे, अच्छा सेक्शन 8 का पूछ रहे, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग ऊपर की इंफॉर्मेशन में सिर्फ वही चीज के बारे में सर्च करेंगे जो हमारे क्वेश्चन से रेलेवेंट है। हमको ये नहीं पढ़ना हो सुबह 8 बजे घर से निकला था, उसके बाद वो वहां गया पूछने, यहाँ उससे हमको मतलब ही नहीं है। हमको तो ये देखना है, अच्छा पीआईओ के पास गया था, ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी, इसके खिलाफ पीआईओ ने दे दिया नोटिस, सेक्शन 11 चल रहा है, फटाफट लिखा, कंक्लूजन लिखा, काम खत्म। ये धीरे धीरे बनेगा ऑब्वियसली, जब तक आप लोग ये मान लो कि मेरे ही सब्जेक्ट के जब तक 20-21 क्वेश्चन नहीं कर लेते ना एक बार, तब तक ऑब्वियसली आप लोगों को पता नहीं चलेगा, जो कि नेचुरल भी है और जो कि मतलब मैं मानता भी हूं। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप तीसरे चौथे क्वेश्चन से परफेक्ट हो जाओ, लेकिन मैंने तो कल भी ये कहा था और आज भी ये कह रहा हूँ, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप लोग ट्राई करो। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप लोगों को मैं बोलूं तो आप लोग एक बढ़िया आंसर लिख कर लाओ जिसमें आपको 5 में से 5 दूं, 0 आए, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो अब एक बार कल का रिवाइज कर लेते हैं, है ना, फिर आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 8 और सेक्शन नंबर 11, कल मैंने आप लोगों को क्लास के अंदर ही टाइम दे दिया था कि भाई सेक्शन 8 के ग्राउंड्स एक बार क्या कर लो, याद कर लो। ठीक है, अभी भी पूछ सकता हूं किसी से, ऐसा मत सोचना पूछूंगा नहीं, और कभी भी पूछ सकता हूं। ठीक है, सेक्शन नंबर 8 के अंदर हम लोगों को देखो 3 चीजें दे रखी है, 3 एलिमेंट दे रखे हैं। पहला हम लोगों को एक जनरल रूल दे रखा है। क्या जनरल रूल दे रखा है, ये पॉइंट्स है, इनके खिलाफ ऑफ इंफॉर्मेशन मत मांगना। ठीक है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो फॉरबिडन बाय कोर्ट हो, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे फिड्यूशियल रिलेशनशिप हो, इसके खिलाफ इंफॉर्मेशन, इस चीज में इंफॉर्मेशन मत मांगना। ठीक है, फिर उसके बाद 2 रूल्स ऐसे हैं जो इस जनरल रूल के ऊपर स्पेशल रूल्स हैं, मतलब कि इनके ऊपर प्रिवेल करेंगे, जनरल रूल के ऊपर हावी रहेगा वो। पहला रूल तो क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन को छोड़ के बाकी इंफॉर्मेशन हम लोग 20 ईयर्स के अंदर डिस्क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अपने आप वो आरटीआई पोर्टल पे आ जाती है, अपने आप वो ग्राउंड 8 के एग्जामिशन से बाहर निकल जाती है 20 साल के बाद। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, जो बैलेंसिंग पावर है, जो बैलेंस करने की चीज है, वो क्या है कि लार्ज लार्ज वर्ड लिखना मत भूलना, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट, कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट हो। ठीक है, अब इसके बाद मैंने आप लोगों को सीधा सीधा कनेक्शन इसका किससे बताया था, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाला सेक्शन सीधा किसके साथ आता है, सेक्शन नंबर 11 के साथ। क्योंकि स्टोरी क्या चल रही है, स्टोरी यही चल रही है, एक आदमी गया किसी थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए, थर्ड पार्टी कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2(n) के अंदर। वो गया किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन लेने, उस थर्ड पार्टी ने बोला कि मेरे से आप जो इंफॉर्मेशन पूछ रहे हो वो सेक्शन नंबर 8 के अंदर जर्नल एक्सेप्शंस में आ रही है, तो मैं ये क्यों निकालूं, पीआईओ भी बोलेगा। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोगों के पास सेक्शन नंबर 8 के अंदर ग्राउंड पड़ा हुआ है लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का। ठीक है, अब जब तक आप मुझे ये नहीं बताओगे कि आपकी डॉक्यूमेंट है क्या, आपकी इंफॉर्मेशन है क्या, मैं डिसाइड कैसे करूंगा कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है। जब तक डॉक्टर के पास मरीज आएगा नहीं, वो दवाई कैसे देगा उसको। ठीक है, तो वहां पर वो बोलता है आप मुझे अपनी डॉक्यूमेंट तो दो, मैं आगे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अगर आपको ऑब्जेक्शन भी होगा तो आपको पूरा आप लोगों को अधिकार है कि आप अपील तक जा सकते हो। अपील में भी कहां तक जा सकते हो आप, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो आप, तब तक आपकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को ऑब्जेक्शन इस पे नहीं है तो आप दे दो, इंफॉर्मेशन हम लोग कर देंगे, बात खत्म। उसके लिए प्रोसीजर आप लोगों को कल मैंने लिखवाया था कि एक्चुअल में वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। पहले क्या होगा, जो भी आदमी आया है वो एप्लीकेशन लगाएगा, कहां पर, पीआईओ के ऑफिस के अंदर, पूरी ड्राइंग गंदी है मेरी, डोंट माइंड। ठीक है, पीआईओ के ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन लगाएगा। अब पीआईओ क्या करेगा, इसको एक नोटिस भेज देगा थर्ड पार्टी को जिससे इंफॉर्मेशन मांगी है। ठीक है, थर्ड पार्टी को नोटिस देने के बाद थर्ड पार्टी क्या करेगा, 10 दिन के अंदर रिप्लाई करेगा कि भाई मुझे ऑब्जेक्शन है या मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, और साथ में अपनी डॉक्यूमेंट भी लेकर आएगा। क्योंकि पीआईओ अगर उसको ऑब्जेक्शन हो रहा है तो पीआईओ तो एक बार स्कैन आउट करेगा ना कि भाई लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट है या नहीं है, और ऑब्जेक्शन अगर नहीं हो रहा है
तो डॉक्यूमेंट वैसे ही पब्लिश हो जाएगी, डॉक्यूमेंट तो भेजेगा, ठीक है। उसके 10 दिन के बाद अब यहाँ पर क्या होगी, हियरिंग होगी ऑब्जेक्शंस की, ठीक है। पीआईओ क्या करेगा, यहाँ पर इस पार्टी का और इस पार्टी का दोनों का एक बार आर्ग्यूमेंट कि भाई क्या ऑब्जेक्शन है इनको और ये क्यों बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर पे। उसके बाद वो इस आदमी को जवाब दे देगा दोनों को कि मैं ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करूंगा या नहीं। इसका मतलब क्या मैं सेक्शन नंबर 8 के लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के ग्राउंड पे जाऊंगा या फिर मैं उसके जर्नल ग्राउंड पे जाऊंगा, वो ये बता देगा। अब जैसे ही वो अपना ये फैसला सुनाता है, इन दोनों के पास राइट है, इन दोनों के पास राइट है, वो इसके डिसीजन के खिलाफ अपील के अंदर जा सकते। को ये डिसीजन पसंद नहीं आया, वो क्या करेगा, नेक्स्ट अपील का रास्ता पकड़ लेगा। क्या आप लोगों को यहां तक की ये पूरी स्टोरी क्लियर है? यही लिखना है, यही लिखना होगा वहां पर। वो जो आप लोगों को कल 4 स्टेप लिखाए हैं, वो सेक्शन नंबर 8 का जो ग्राउंड आपको क्वेश्चन के अंदर स्पॉट हो गया, वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट का और उसके बाद कंक्लूजन। मेन आर्ट कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन लिखने में। ऑब्वियसली ये तो याद करना ही है, ये याद नहीं है तो क्वेश्चन का ढांचा ही कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो हम लोगों का रिदम बनता है ना, जो सामने वाला, क्योंकि देखो आप है ना, समझो जो पेपर चेक कर रहा है उसके सामने सिर्फ आपका पेपर नहीं है, उसके सामने क्या पड़ी हुई है, बंडल पड़ा हुआ है उसके सामने पेपर का। आपको उसका काम आसान करना है, आप उसका काम जितना आसान करोगे वो आपका काम उतना आसान करेगा, ठीक है। तो नीटनेस रखनी है पेपर के अंदर, ठीक है। फालतू में घौच पौच नहीं करना है, अपने पास कोई लाइनों की या पेजेस की कमी नहीं है। जहां पर हो पाए फुल स्टॉप लगे, लग रहा है पैराग्राफ बदला जा सकता है, बदल देना, नीटनेस रहती है उससे, ठीक है। जहां पर लग रहा है कोई टाइमलाइन की बात हो रही है, ब्लू पेन से अंडरलाइन कर लेना, ब्लैक पेन, मतलब देखो आदत होती है, स्पेशली लड़कियों की आदत होती है कि 2-3 पेन लेकर, मेरे से तो वो होता ही नहीं, गिर जाते हैं इधर उधर, कहाँ चला गया वो वाला पेन। तो हाथों हाथ चलते चलते अंडरलाइन उसको करते रहना, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, फेज होता है एग्जाम में भी, पहले पेज का फेज और आखिरी पेज का फेज दोनों बदले होते हैं। पहले में द यूं लिखा होता है प्रॉपर, तीसरे में यूं जा रहा होता है वो, ठीक है। तो बढ़िया क्या है, बढ़िया ये है बीच का रास्ता पकड़ के चलना है, बैलेंस करके। ऐसा नहीं कि आपने पहले यूं लिख दिया और आखिरी में तो समझ आना ही बहुत मुश्किल होते जा रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली दिमाग क्या है, गर्म होने लगता है तो राइटिंग स्पीड हमारी आने लगती है, और फिर आने लगती है तो राइटिंग थोड़ी सी बिगड़ने भी लगती है हम लोगों की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नीटनेस छोड़ दें, वर्ड्स थोड़े आड़े टेढ़े जा रहे हैं वो ठीक है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अंडरलाइन कर रहे हैं, जहां पर लाइनिंग छोड़नी है वहां पर लाइनिंग छोड़ रहे हैं, गुड टू गो, ठीक है। तो क्या मैं मान सकता हूं आप लोगों को सेक्शन नंबर 8 और 11 और 2N इन तीनों का रिलेशन अब समझ में आ चुका है? वापस से रिपीट कर देते हैं। देखो यहां पर हम लोग सेक्शन नंबर 8 से रिपीट कर लेते हैं, फास्ट ट्रैक कर देता हूं इसको थोड़ा। सेक्शन नंबर 8 3 चीजों के बारे में बात करता है। पहला है जनरल रूल, आप लोगों को याद है वो वाले। उसके बाद 2 स्पेशल रूल है जो उन पे हावी हो जाते हैं कभी कभी, एक 20 ईयर का है और एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट का है, लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। अब उसके बाद हमने यहाँ पर कल एक स्टोरी पढ़ी थी कि एक आदमी है यहाँ पर, वो चला गया यहाँ पर पीआईओ के पास, इसने एप्लीकेशन डाल दी कि मुझे किसी थर्ड पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। पीआईओ ने इस थर्ड पार्टी को नोटिस भेज दिया कि सर आपके खिलाफ कोई एक इंफॉर्मेशन मांग रहा है, क्या आपको डिस्क्लोज करने में कोई ऑब्जेक्शन है? तो अगर इसको ऑब्जेक्शन होगा तो ये क्या बोलेगा, भाई मेरा तो सेक्शन नंबर 8 के अंदर एग्जेम्पशन आ रहा है ग्राउंड का, मुझे ऑब्जेक्शन है करने में। इसका जो भी जवाब होगा यस या नो, ये पीआईओ को 10 दिन के अंदर बता देगा, ठीक है। 10 दिन के अंदर बताने के बाद पीआईओ इस चीज के बारे में एक बार बैलेंस आउट करेगा, कैसे, इसकी डॉक्यूमेंट पढ़ेगा और इसके ग्राउंड सुनेगा इनके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, और ये चीज को डिसाइड कर लेगा वो कि भाई मुझे सेक्शन नंबर 8 के लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर जाना है या मुझे जनरल रूल्स के अंदर इसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। इसका मतलब क्या मुझे राइट टू प्राइवेसी को अपहेल्ड करना है या मुझे राइट टू नो को अपहेल्ड करना है। इन दोनों में से इस पर्टिकुलर केस के अंदर कौन सा राइट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैंने बताया था हम लोग इसके अंदर ऐसा नहीं कि एक रोप पकड़ के निकल गए, हमको कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, हमको दोनों चाहिए रहेगी आगे के लिए।
तो हम लोगों को दोनों को बैलेंस आउट करना पड़ता है। तो हर सिचुएशन में बैलेंस अलग है, हर सिचुएशन में अलग बैलेंस है। उसके बाद जिसको जिसकी बात पसंद नहीं आई, अगर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करी तो इसको पसंद नहीं आएगा, डिस्क्लोज कर दी तो इसको पसंद नहीं आएगा। दोनों के लिए कौन सा रास्ता खुल जाता है? अपील का। दोनों के लिए कौन सा रास्ता खुल जाएगा? अपील का रास्ता खुल जाएगा। ठीक है, इतनी स्टोरी थी। अभी आप लोगों को देखो क्या है ना, इसके अंदर अब आप लोगों का काम क्या है कि जो मैंने लिखवाया है नोट्स वो पढ़ो। ठीक है, उसके बाद जब आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा तो पहले का आंसर तो आप लोगों को मैं ही लिखवाऊंगा कि फ्रेमिंग होती कैसे है क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होगी, तो आप लोग उससे सीखोगे कि भाई इंट्रोडक्शन से छलांग कैसे लगाई जाती है मेन बॉडी पे, और मेन बॉडी पे छलांग कैसे लगाई जाती है कंक्लूजन पे। क्योंकि हम लोग ना कनेक्टिविटी नहीं तोड़ सकते। इंट्रोडक्शन की कनेक्टिविटी मेन बॉडी से होनी चाहिए, मेन बॉडी की कनेक्टिविटी कंक्लूजन से होनी चाहिए, तभी वो फ्लो बनता है। ठीक है, और देखो मैं क्या है ना, यहाँ पर यहीं की यहीं कितनी कॉपीज हो सकती है वो देखता हूँ। अब बहुत सारों के साथ ये हो सकता है, थोड़ी सी देखो हो सकता है बात आपको हार्श लग सके, लेकिन रियलिटी होगी। मैं खुद भी उससे गुजरा हूं, तो अभी आप लोगों को भी रियलिटी चेक थोड़ा सा दे देते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हो सकता है आप लोगों की मेमोरी एबिलिटी बहुत शार्प हो, आप लोगों का डिसिप्लिन बहुत अच्छा हो, ठीक है, लेकिन स्टिल आंसर राइटिंग के अंदर आपके साथ एक चीज के अंदर प्रॉब्लम आए, वो है ग्रामर और वोकैबुलरी। वो है ग्रामर और वोकैबुलरी, उस चीज के अंदर दिक्कत आनी बन सकती है। और हमको उस दिक्कत को हाँ बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। अगर हमको हैज हैव कहाँ वर्ड यूज हो रहे हैं अगर हमको नहीं पता है, तो रैदर देन पीछे रहने से और ये सोचने से कि ये लोग क्या सोचेंगे, इससे बढ़िया क्या है पूछ के आज खत्म करूं ताकि कल वापस से सवाल ना उठे। ये माइंडसेट रखना पहले तो। ठीक है, अब उसके बाद ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, 100% होंगी। ठीक है, लेकिन हम लोगों का काम क्या है, हम लोगों का काम ये है हम लोग लिखते चले, लिखते चले, अपने आप क्या होने लगेंगी वो चीजें सुधरने लगेंगी। ठीक है, क्योंकि ना हर तरीके की देखो वे है, हर तरीके की वे है। हम लोग धीरे धीरे क्या है ना, आप लोगों को मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे लाइनों में लिखने के। ठीक है, अगर हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस समझते हो ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझते हो ना, ठीक है, अभी जब आंसर में आप लोग घुसोगे ना तब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि लंबा और छोटा करने में एक्टिव एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत बार हमारी हार्ड वर्ड की जो वोकैब चाहिए ना वो सिंपल वर्ड्स बचा कर ले जाते हैं, क्योंकि वहां पर हम लोगों के पास एमसीक्यू तो आ नहीं रहा जो कॉम्प्रिहेंशन से एक हार्ड वर्ड निकाल के पूछ लिया इसका मतलब बता दे। वो तो करना नहीं है। हमको तो क्या रखना है, हमको सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं, लेकिन हम लोगों को एडजेक्टिव्स के अंदर, प्रेपोजिशंस के अंदर, टेंसेस के अंदर, इनके अंदर गलतियां करनी कम करनी है। क्योंकि ये क्या है ना, ये फ्लो ब्रेक करते हैं पढ़ने का। जब आप लोग खुद पढ़ोगे ना ऊपर से नीचे तक, तो आपको लगेगा यार इसका सेंटेंस कंटिन्यूएशन में नहीं चला, बीच में ब्रेक हो गया, क्योंकि उसने प्रेपोजिशन की या एडजेक्टिव की या कंजंक्शन की किसी की गलती कर रखी है। ठीक है, अब सेट में जो लोग मेरे से पढ़े हैं उनको तो इसकी सारी हिंदी टर्मिनोलॉजी पढ़ी होगी, जो भी मेरे से बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रखे हैं। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आंसर एक तो क्वेश्चन को एमसीक्यू में करके आना कि यहाँ हैज आएगा, हैव आएगा, ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, वो अलग है। उसको इनपुट कर देना जब आप सेंटेंस फ्रेमिंग कर रहे हो, जब आप पैराग्राफ फ्रेमिंग कर रहे हो, दैट इज अनदर लेवल, वो अनदर लेवल पे जाता है। तो धीरे धीरे डेवलप करवाऊंगा प्रोसेस। लेकिन आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि जब अब आप पढ़ो ना चीजों को, तब एट पे, हैज पे, हैव पे, एंड पे, इन सब चीजों पे ना ध्यान रखो, इन सब चीजों पे ध्यान रखो। रीजन ढूंढने की कोशिश करो, यहां पर ये क्यों आया है, यहां पर हैज लिखा है तो यहाँ क्यों लिखा है, सिंगल टेंस है या मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, क्यों है यहाँ पर ये हैज या हैव, ये चीजें देखने की कोशिश करो धीरे धीरे। सॉरी, कुछ ऑनलाइन में कहना चाहता है अभी? है ना? चलो अब हम लोग थोड़ी सी एक्ट की आगे की बात कर लेते हैं। फाइन लगता है। अच्छा हाँ, आगे बताओ। अगर बोल, मैंने क्वेश्चन पूरा सुना नहीं।
नहीं पहुंचाना चाहता है लेकिन भिजवाना चाहता है, मतलब क्या हो गया उसके साथ? देखो, अब रीजनेबल सर्कमस्टेंसेस अगर कोई सफिशिएंट कॉज होगा ना, तो ऑब्वियसली कोई टाइमलाइन ऐसा तो है नहीं, कोई लकीर है अपने पास, लक्ष्मण रेखा है कि ये क्रॉस नहीं करनी है। अगर वो छुट्टी पे है, बीमार है, काम सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाया, कोविड है, कुछ और प्रोटेस्ट चल रहे हैं ऑफिस के अंदर, ऐसा कुछ हो रहा है, ऑब्वियसली डिले हो सकता है। कोर्ट बोलेगा वहां पे सफिशिएंट कॉज था। अगर नहीं है सफिशिएंट कॉज, आप बैठे हो आराम से यूं रख के, अभी आगे आएगा सेक्शन, फाइन है आपके ऊपर, फाइन चढ़ेगा। अब देखो सेक्शन 4 ना बड़ी बेसिक सी बात करता है। सेक्शन 4 क्या बोलता है? हम लोगों की जितनी भी पब्लिक अथॉरिटीज है ना, पब्लिक अथॉरिटी कहां डिफाइन था? सेक्शन 2 एच के अंदर पब्लिक अथॉरिटी डिफाइंड है, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर जो जो भी आते हैं उनको देखो क्या करना है, इट शैल पब्लिक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 120 दिन के अंदर इस एक्ट के प्रारंभ होने से, द डिटेल शैल बी अपडेटेड एवरी ईयर। अब उनको क्या क्या डालना होगा? आप लोग बताओ, किसी कॉलेज की साइट पे जाते हो, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की बात ले लो या और किसी यूनिवर्सिटी की बात ले लो, क्या आप लोगों को वहां पर सारी चीज मिलती है? हमारा हॉस्टल कैसा है, हमारी फैकल्टी कैसी है, हमारी फीस स्ट्रक्चर क्या है, हमारे कोर्स क्या है, हमारा एक है क्या, हमारे एलुमनीज क्या है, क्या आप लोगों को सारी की सारी बातें मिलती है वहां पर? ठीक है, वो सब सेक्शन नंबर 4 की वजह से है। वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो सेक्शन नंबर 4 है कि हम लोग क्या डाल के रखें, हेल्प डेस्क का नंबर से लेकर फैकल्टी वगैरह सबके बारे में डालकर रखना है कि वहां क्या होगा, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी हो तो 120 दिन के अंदर इस एक्ट के एनैक्टमेंट से ये सारी इंफॉर्मेशन अपलोड कर देना। पर्टिकुलर क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या फंक्शन करती है, क्या उसकी ड्यूटीज है, पावर एंड ड्यूटीज क्या है आपके एम्प्लॉयज की, आप क्या प्रोसीजर लेते हो डिसीजन मेकिंग का, आपके नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आप लोगों की क्या है, ठीक है। और उसके अलावा मंथली रेम्यूनरेशन क्या जाता है एम्प्लॉयज का, बोर्ड एंड कमिटी नेम एंड पर्टिकुलर डिटेल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप बोलोगे सर इसमें से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन तो ऑनलाइन मिलती नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, और अगर आप वहां जाकर स्पेसिफिकली इफ यू आस्क फॉर इट, तो वहां पर एक ओपन रजिस्टर के अंदर सब पड़ा होता है, ये सब पड़ा होता है वहां पर ओपन रजिस्टर के लिए। आप लोगों को क्या नहीं देते, आप लोगों को इजीली ना एम्प्लॉयज के पर्टिकुलर्स नहीं मिलते हैं। आपको उनकी ड्यूटी बता देंगे, उनका ये बता देंगे, उनकी ऑफिशियल ड्यूटी ये है, वो वहां बैठते हैं, लेकिन आप बोलोगे उनके घर का एड्रेस चाहिए, वो तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो भी तो थर्ड पार्टी है ना, उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, वो कैसे दे देंगे? ठीक है। तो हम लोग ये बोलते हैं हमारे स्टाफ की इतनी सैलरी, हम ये नहीं बोलते इसकी इतनी, इसकी इतनी, इसकी इतनी, वो रेम्यूनरेशन नहीं है, क्योंकि वो तो क्या हो गई, सीधी सेक्शन 8 के ग्राउंड में आ गई, वो तो थर्ड पार्टी है, वो कोई पब्लिक अथॉरिटी थोड़ा है, उसकी पोस्ट पब्लिक अथॉरिटी की है, उसकी इनकम तो वो लेकर जाता है घर, वो तो आईटीआर भरेगा, अगर देखना है तो वहां पर डालना फिर, है ना। PIO shall deal with request from person seeking information and where the request cannot be made in writing, to render reasonable assistance to the person to produce the same in writing. If the information requested is held by या subject matter is closely connected with the function of another public authority, PIL shall transfer within 5 days. क्या मतलब है इस बात का? इस बात का सीधा ही मतलब है, अगर एप्लीकेशन लगाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति आया है जिनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो आप उनको उस बात की असिस्टेंस एक तो दे देना। अब दूसरी बात वो ये बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को किसी को नोटिस भेजना है, अब चाहे वो दूसरी पब्लिक अथॉरिटी हो, दूसरा थर्ड पर्सन हो, टाइम पीरियड आपके पास कितना है? 5 दिन का टाइम पीरियड आपके पास कितना है? 5 दिन का टाइम पीरियड है। अब सेक्शन नंबर 4 की जनरल बातों के बाद सेक्शन नंबर 7 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 8 तो आप लोगों को करा ही रखा है। सेक्शन नंबर 7 हमको टाइमलाइंस के बारे में बताता है। सेक्शन नंबर 7 हमको टाइमलाइंस के बारे में बताता है। वो यहां पर क्या बोल रहा है कि रिक्वेस्ट का डिस्पोजल कितने टाइम के अंदर करा जाएगा। ये जो रिक्वेस्ट का डिस्पोजल है, ये कितने टाइम के अंदर करा जाता है। जैसे कि अभी हमारे एग्जांपल के अंदर एक आदमी आया था ना, आरटीआई की एप्लीकेशन लेके थर्ड पार्टी के लिए ले आओ, तो कितने टाइम के अंदर डिस्क्लोज होगी, ये देखो एक बार। डिस्पोज इन मैक्सिमम 30 डेज, इसके अंदर वो 5 दिन इंक्लूडेड है, जो ऊपर वाले थे ना, मतलब एक्स्ट्रा 5 दिन और मिलेंगे उसको, तो टोटल कितने हो गए? 35 हो गए, क्योंकि 5 दिन तो नोटिस देगा,
फिर उसके बाद 30 दिन में ये इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा, 10 दिन के अंदर वो लाएगा अपना नोटिस का जवाब, फिर वो डिसाइड करेगा, फिर वो बताएगा कि दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। उसके लिए उसके पास 20 दिन है, तो टाइम फेयर है। अब उसके असिस्टेंट को अगर दी तो कितने देंगे हम उसको, 35, इसके अंदर वो 5 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इफ इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व देन टाइम पीरियड विल बी 40 days टू मेक रिप्रेजेंटेशन बिफोर पीआईओ, ठीक है। इसके अंदर वो 5 वगैरह सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। मतलब कि 5 दिन नोटिस के, 10 दिन उसके बाद जवाब का, और उसके बाद बाकी के 25 दिन किस बात के, डिसीजन के, कि भाई सेक्शन 8 के जनरल ग्राउंड में जाऊंगा या फिर सेक्शन 8 के लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट वाले ग्राउंड में जाऊंगा, उस चीज के लिए टाइम पीरियड है। अगर इंफॉर्मेशन रिलेटेड है किसी की भी लाइफ या लिबर्टी से, तो वो कितने टाइम के अंदर दी जाएगी। इसकी एप्लीकेशन ही अलग आती है, कलर ही अलग आ जाता है एप्लीकेशन का। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है, वो देखते समझ जाते हैं पीआईओ ये किसी की लाइफ एंड डेथ से जुड़ी हुई है, और ये हमको यहाँ पर देख के इनको जल्दी से जल्दी देनी है। ये इंफॉर्मेशन पुलिस वाले भी मांग सकते हैं, नॉर्मल जनता भी मांग सकती है, हो सकता है कोर्ट से भी ऑर्डर आ जाए आपके पास कि उसके बारे में पता करके बताएं। उसके बाद अगर आप रिजेक्ट कर देते हो किसी की एप्लीकेशन, अगर आप किसी की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हो तो आपको क्या देने पड़ते हैं, रीजन देने पड़ते हैं रिटन फॉर्म के अंदर कि मैंने आपकी एप्लीकेशन इस कारण से रिजेक्ट करी है। बहुत बार हो सकता है पीआईओ सीधा आपको बोल दे कि ये तो सेक्शन 8 या शेड्यूल 2 के अंदर की इंफॉर्मेशन है सर, ये नहीं मिलती, वो भेजे ही नहीं थर्ड पार्टी को नोटिस, वो सीधा ही मना करते कि ये तो सर नेशनल सिक्योरिटी की है, ये तो फॉरबिडन बाय कोर्ट है, ये कोई थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन थोड़ा ना, ये तो हम किसी को ही नहीं देते, आपको कैसे दे देंगे। जोधपुर एयरबेस है, उसका मैप थोड़ा ना निकाल कर दे देंगे, उसका मैप ऐसे ही थोड़ा ना निकाल कर दे देंगे किसी को, ठीक है। ये हमारा कोई जेट इंजन है, उसके इंजन का डिजाइन थोड़ा ना ऐसे निकाल कर दे देंगे किसी को, ठीक है। वो तो नेशनल सिक्योरिटी का एलिमेंट है, वो तो उस पर तो हम कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, ना 20 साल में ना कहीं और, ठीक है। क्या चीज, थर्ड पार्टी को पता लगता है ना कौन कौन, हाँ हाँ, उसका राइट है जानना। हाँ, तो ज्यादातर लोग अपने नाम से नहीं लगाते, ज्यादातर लोग किसी एनजीओ के थ्रू जाते हैं निकलवाने इंफॉर्मेशन, क्योंकि उनको उसका राइट है जानने का। आप उसके बारे में इतना जानना चाह रहे हो, वो ये तो पूछ सकता है ना कि भाई मेरे बारे में कौन इतना जानना चाह रहा है एक बार। तो ज्यादातर ये इंफॉर्मेशन एनजीओ लगाती है। देखो यही है, इसके अगर आपने सामने एक पर्सन खड़ा करके रख दिया, ये मेरा एडवोकेट है लगा दे भाई, कोई मना थोड़ा ना कर रहा है, वो एडवोकेट को तो का तो पता लगेगा ना इसने लगाई है, एप्लीकेशन पे जिसका नाम है ना के बारे में उसको पता है। हाँ हाँ, ठीक है, नहीं उससे क्या, नाम तो नाम ही रहेगा, आपकी वो डिटेल्स ली जाती है वहां पर, जो आपकी एक बेसिक डिटेल्स है ना वो वहां पर रखी जाती है आरटीआई के अंदर कि ये इंफॉर्मेशन इस आदमी को दी गई है, ठीक है। अब देखो सेक्शन नंबर 8 डन है, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 हमको है ना पीआईओ और एपीआईओ के बारे में थोड़ा सा बताता है। ये क्या बोलता है यहाँ पर, पीआईओ एंड एपीआईओ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन असिस्टेंस टू पर्सन सीकिंग इंफॉर्मेशन। इसके बाद ही एक बात और बोलता है, पीआईओ कभी भी आपसे ये सवाल नहीं पूछेगा ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए, कभी भी ये सवाल नहीं पूछेगा। पीआईओ कैन नॉट डिमांड रीजन बिहाइंड सीकिंग इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट रीजनेबल। अब रीजनेबलनेस कब होगी, वो ये बोलेगा ही नहीं, वो सीधा क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, सीधा क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। वो बोलेगा रीजन मैं आपको लिख कर देता हूं कि आपकी इंफॉर्मेशन में क्यों नहीं दे सकता। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें वो ऐसा पूछता है, और अगर वो ऐसा पूछता भी है तो आपके पास राइट है डिनाई करने का कि सर ये मेरे पर्सनल कारण है, आप मुझे इंफॉर्मेशन निकाल कर दीजिए। अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो रिजेक्ट करो ताकि मैं अपील पे जाऊं, ठीक है। एक्सेप्ट करो तो एक्सेप्ट करो ताकि वो सामने वाला अपील पे जाए, ताकि काम हो जाए हमारा, ठीक है। अब देखो ये भी मैं आपको करा चुका, शेड्यूल 2 के बारे में बात है ना, ये भी आप लोगों को लिखवा चुका, आपको बोल दिया था इसमें से कोई भी 5 जो पसंद हो, जो फेमस लग रही हो वो कर लेना यूज।
और इनके दो एक्सेप्शंस भी बता दिए थे कि इनसे इंफॉर्मेशन कब ली जा सकती है, कब कब क्या थे वो दो एक्सेप्शंस, करप्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखो हम क्या है ना, अब लॉ पढ़ रहे हैं एक्चुअली, और लॉ में ना क्या है, कुछ मिसकंसेप्शन चलते हैं, ठीक है। हमारे लिए हर चीज चोरी है या हमारे लिए हर चीज फ्रॉड है, लेकिन उसकी डेफिनेशन कानून के हिसाब से बहुत अलग है। कानून ने चीटिंग को, मिसचिफ को, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को, और थेफ्ट को, और रॉबरी को, और एक्सटॉर्शन को अगर अलग अलग डिफाइन करा है, तो इसका मतलब है कुछ तो उनमें डिफरेंस होंगे, वरना तो एक में ही कर देते, ठीक है। हमारी तरफ से क्या है, हमारी तरफ से चाहे कुछ भी हो, हम उसको क्या बोलते, चोरी हो गई, धोखा हो गया। हमारे लिए तो दो टर्म हमारी जबान पे चढ़े हुए हैं जो सिनेमा ने चढ़ा दिए। कोर्ट का काम ऐसे नहीं चलता, ठीक है। कोर्ट में डेफिनेशंस बड़ी पर्टिकुलर, जब क्रिमिनल लॉ डील करेंगे तब आपको डेफिनेशन पूरी दिखाऊंगा और दोनों के बीच में डिफरेंस समझाऊंगा। आप लोग वहां ये कंफ्यूज हो जाओगे तब शुरुआत में तो, कि ये चोरी है या धोखा है, ठीक है, ये चीटिंग हो गई या थेफ्ट हो गया, यही नहीं समझ आ पा रहा, ठीक है। चलो अभी इसकी बात करते हैं एक बार। सेक्शन नंबर 9 क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 9 एक और ग्राउंड है रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने का, अगर कोई कॉपीराइट इश्यूज आ रहे हो तो, लेकिन ये 8 के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि वहां पर आपका ट्रेड सीक्रेट्स एंड आईपीआर लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखो हम लोगों के पास अब इसके अंदर ना जर्नल इंफॉर्मेशन है, जर्नल इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बता दिया था, इस एक्ट के अंदर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन जो मार्क करा दी है, उसके अलावा सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 11 और सेक्शन नंबर 7 की टाइमलाइन, सेक्शन नंबर 7 की टाइमलाइन। अब ये सारे ना कमिटीज और उनके कॉम्पोजिशन है, उनके रिटायरमेंट है, उनके अपॉइंटमेंट है, ये सारी बातें हो रही है। तो ये सारी बातें क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं आ सकता, ये बिल्कुल नहीं क्लेम करूंगा कि ये नहीं आ सकता, कोर्स में दे रखा है आ सकता है, ठीक है, लेकिन कम चांसेस है क्योंकि उसके पास पूछने के लिए अच्छी चीजें है। वो ये जेनरिक क्वेश्चन क्यों पूछेगा, मेरी ये सोच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसको क्या नहीं करें, बिल्कुल ही ताक पे रख दें, ये तो देखना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना। ज्यादा जोर उसमें लगाना है क्योंकि एट द एंड जब आप लोग रिवीजन की तरफ जाते हो ना, जब आप लोग रिवीजन की तरफ सॉलिडिफाई होते जाते हो, तो आप लोगों को जो पहले दिन टाइम लगेगा ना, और जो एग्जाम के एक दिन पहले टाइम लगेगा, एक वीक पहले टाइम लगेगा, अगर उस टाइम में 1 घंटे से लेकर सीधा 5 मिनट तक का फासला नहीं आ रहा ना, मतलब पहले दिन 1 घंटा लगा था जिस चीज को पढ़ने में, अगर एग्जाम से पहले वो 5 मिनट के अंदर नहीं निकली, 5 मिनट, 55 मिनट्स गायब करे हमने जल्दी कर करके, ठीक है, तो ये मान लेना अभी भी कहीं ना कुछ कमी है, और ये आपको खुद फील हो जाएगा। कोई टॉपिक आप 20 बार पढ़ो, ऑब्वियसली स्पीड क्या होती जाएगी, हर बार पढ़ने की बढ़ती जाएगी, टाइम कम होते जाएगा, ठीक है। यहां पर भी यही है। तो जब आप आरटीआई एक्ट अब रिवाइज करोगे ना, फाइनल चरम सीमा पे जब रिवाइज करने जाओगे, तब आप लोगों का काम क्या रहेगा, ये जो मैं चीजें बोल रहा हूं ये फटाफट से देखी, अगले एक्ट पे बढ़ गए, ठीक है। अब देखो सीआईसी के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशनल कमीशन के बारे में बात हो रही है। ये ना दोनों लेवल पे होती है, एक तो सेंटर पे है और एक स्टेट पे है, ठीक है। सेंटर वाली तो ऑब्वियसली कहां होगी, दिल्ली में, है ना, और स्टेट वाली कहां होती है, हर स्टेट के अंदर होती है, ठीक है। तो सेंटर वाली का अंदर क्या चीज है, अब इसके अंदर ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी है, उस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है इसके अंदर एक, इसको बनाने वाला कौन है, सीजी का मतलब है यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद ये कौन कौन कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। इसका मतलब ये सब मिलाकर मैक्सिमम 10 लोग हो सकते हैं, मतलब एक चेयरपर्सन है और उसके अलावा 9 कौन है उसके मेंबर्स है, ठीक है, 9 कौन है उसके मेंबर्स है। उसके बाद अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। अब ये बड़ा मुद्दे की बात है करने वाली, इस पे भी बात करते हैं, ये कमिटी का क्या है काम। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब वो लोग
MP या MLA नहीं होने चाहिए। अगर आपको यहाँ मेंबर बनना है ना तो आप MP और MLA नहीं हो सकते हो, आपको सीट भी फिर क्या करनी पड़ेगी, अपनी वेकेट करनी पड़ेगी वरना। उसके बाद कमिटी कौन कंसिस्ट करता है इस बारे में भी बात करते हैं। कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, दिल्ली में, और भी ऑफिस वो लोग बना सकते हैं एनीवेयर आफ्टर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो क्या है ना, कुछ कुछ कमिटीज, कुछ कुछ कमीशंस हमारे देश के लिए ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। जैसे कि कौन कौन सी, इलेक्शन कमीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे कंटेम्परेरी ऑडिटर जनरल CAG का ऑफिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, सॉलिसिटर जनरल का ऑफिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट जनरल का एक स्टेट के अंदर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑफिस है। ठीक है, ऐसे करके हमारे ऑफिस ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर एक ऑफिस है CIC का। लेकिन हमने ना पिछले 5 साल के अंदर एक चीज देखी है कि अपॉइंटमेंट के लिए ना इन इंपॉर्टेंट ऑफिस के लिए, चाहे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस हो, चाहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का ऑफिस हो, बड़े इंपॉर्टेंट ऑफिस है दोनों ही इंडिया के। जब भी अपॉइंटमेंट की बात आती है ना तो आप लोग देखोगे कि अपॉइंटमेंट जो है एकदम रूलिंग पार्टी की तरफ झुकी हुई कमिटी कर रही है। कमिटी के गठबंधन के अंदर 3 लोग होंगे, 3 लोगों में मेजोरिटी से डिसीजन होता है, तो मेजोरिटी कितने लोगों की बनती है, 2 लोगों की बन जाती है। अब देखना कमिटी में लोग कौन है। चीफ इंफॉर्मेशन कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, 2 लोग तो ये हो गए। मतलब पहला कौन है, हमारे PM साहब, दूसरा हमारे हैं LOP, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, राहुल गांधी जी हैं अभी। ठीक है, एक हमारा है एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय PM, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय PM। अब ये तो वही बात होगी, फील्डिंग हमारी ही टीम वाले से करवा लो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, एक कैबिनेट, ये CM नहीं है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर लिख देता हूँ उसको। एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा, किसकी चॉइस का, PM की चॉइस का। तो ये तो सिर्फ वहां पर पिक्चर देखने ही आया है। ठीक है, इसलिए बहुत बार से लीडर ऑफ अपोजिशन ने विरोध भी करा है ना आकर, कि मेरा आने या ना आने का यहाँ पर कोई ज्यादा मतलब है नहीं। ठीक है, अब क्या है ना, बात अभी कर लेते हैं, वैसे मैं बात एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में करता हूँ, बट अभी थोड़ा सा एक बार ब्रीफिंग कर लेते हैं। थोड़े टाइम पहले 2023 के अंदर ना, 2024 का जब इलेक्शन आने वाला था, 2023 के अंदर बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट को लेकर। और ऐसा क्यों था, क्योंकि हमारे एक इलेक्शन कमिश्नर ने ना चलते हुए काम के अंदर रिजाइन कर दिया था। अब आपको रीजन पता नहीं है ना, ये RTI के अंदर आ सकता है कि उससे पूछ लो भैया रिजाइन क्यों किया था आपने, क्या रीजन है आपका। ठीक है, तो एक तरीके से हम वो चीज तो पता लगा ही नहीं पा रहे, वो चीज तो हम पता लगा नहीं पा रहे। हमें तो क्या पता है कि हमें नया इंफॉर्मेशन, हमें हम नया क्या चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर चाहिए। ठीक है, अब उसका अपॉइंटमेंट का ना केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ना गठबंधन करा सेम एक कमिटी का। ठीक है, लेकिन उस कमिटी ने, कोर्ट ने बोला यहां पर एक आदमी और ले लो आप, ये जो आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है ना, इसकी जगह आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इंक्लूड कर लो, इसकी जगह आप किसको इंक्लूड कर लो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब क्या फेयर लग रही है कमिटी, क्या कमिटी फेयर लग रही है कि CJI भी है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी है, और प्राइम मिनिस्टर भी है, अच्छी खासी कमेटी बन रही थी। ये हुआ, यूनियन गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आ गई, यूनियन गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आ गई, और उन्होंने सीधी एक बात बोली, अगर हम लोग आपके अपॉइंटमेंट में दखल अंदाजी नहीं देते तो आप लोग हमारे अपॉइंटमेंट्स में दखल अंदाजी मत दो। क्यों ऐसा, इसलिए है, जब मैं आप लोगों को इस बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कोर्ट का और पार्लियामेंट का रिश्ता होता कैसा है, ये नाता एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो आप लोगों को तब पता लगेगा कि नाता ऐसा है कि वहां से वो एक कानून यहां से निकालते हैं, कोर्ट उसको रिजेक्ट करता है, वो उस रिजेक्शन से ओवरराइड करने के लिए उस कानून में थोड़े चेंज लाते हैं और उसको ओवरराइड कर जाते हैं। अब हमारे कोर्ट ना आज तक यूनियन के सामने कई बार झुके हैं, कई बार झुके हैं, लेकिन एक चीज पे ना वो कभी भी नहीं झुके। ऐसा नहीं बोल रहा, उन्होंने बहुत सारे मैटर्स नहीं लड़े, इंडिया की डेमोक्रेसी को बरकरार रखने वाले हमारे कोर्ट्स ही हैं, गार्डियन हमारे कोर्ट्स ही हैं। लेकिन एक चीज है जिसपे उन्होंने ना कभी हार नहीं मानी,
बार बार सेंटर कानून बनाता गया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो। सबने अपनी सरकार जब वो आ रही थी तब उन्होंने एक कोशिश करी है कि हम लोग कैसे कोर्ट्स के जजेस का अपॉइंटमेंट ले लें, हम लोग कैसे कोर्ट्स के जजेस का अपॉइंटमेंट ले लें। अब इसमें गलती ना उनकी भी नहीं है और इसमें गलती जजेस की भी नहीं है, इसमें गलती है एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की। वो जिस हिसाब से बना गए ना अपॉइंटमेंट का प्रोसेस, वो बड़ा वेक प्रोसेस है। उसके अंदर एक वर्ड है जो खटक रहा है हमको पिछले 79 ईयर्स से 80 ईयर्स से, वो एक हमको वर्ड खटक रहा है और वो वर्ड है कंसल्टेशन। वो वर्ड है कंसल्टेशन, सुना हुआ होगा सब लोगों का वर्ड, जब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन तब बताऊंगा और इसके बारे में आगे। लेकिन उन्होंने इस गठबंधन का कर दिया था और मैंने आपको बताया कि कोर्ट एक चीज के ऊपर हमेशा से लड़ा है, अपने अपॉइंटमेंट को लेकर। कोर्ट ने अपना अपॉइंटमेंट, बड़े से बड़ा पीएम आ गया, थोड़े टाइम भले ही उनके हाथ में चली गई वो अपॉइंटमेंट, लेकिन कोर्ट ने बाद में क्या बोल दिया, आपसे नहीं करवाएंगे, हम करेंगे खुद हमारी अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो एक्चुअली इस बात से पार्लियामेंट थोड़ी खफा रहती है, तो वो क्या बोलती है, अगर आप हमको हमारी अपॉइंटमेंट नहीं करने दोगे, मतलब अपनी अपॉइंटमेंट में नहीं हिस्सा लेने दोगे, तो हम भी आपको इधर हिस्सा नहीं लेने देंगे। और सुप्रीम कोर्ट अपने बैटल्स थोड़े वाइजली चूज करता है, ये बैटल उनको चूज करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं करा। ठीक है, अभी भी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं है, ऑल्दो इट्स अ फेयर प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ट्रांसपेरेंट रहती है, बट यू नेवर नो, क्योंकि आपने क्या है यहीं पर अपने ऊपर शक करवा लिया। अब अगर आप सही भी होगे तो लोग तो किस निगाह से देखेंगे, शक की निगाह से ही देखेंगे। ठीक है, भाई समझ में आ रही है क्या यहाँ तक बातें? ठीक है, अब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या होगी, सैलरी क्या होगी, रिटायर कब होगा, ये सारी चीजें नॉर्मल सी। टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, 65 ईयर तक की एज तक काम करता है, कोई रीअपॉइंटमेंट नहीं होता, मतलब आपने अगर एक बार 5 साल उस ऑफिस में निकाल लिए, वापस से आपको अपॉइंट नहीं करा जाएगा। सैलरी किसके जितनी होगी, इलेक्शन कमिश्नर जितनी। ठीक है, अब उसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था, देखो जेनरिक चीजें हैं। ऊपर हम लोग किसके बारे में पढ़ कर आए थे 12-13 के अंदर, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में। अब हम लोगों को 15 और 16 में किसके बारे में पढ़ना है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। बिल्कुल सेम है सब कुछ। इसको कौन बनाएगा, स्टेट गवर्नमेंट। इसका ऑफिस कहां पर होगा, जिस जगह स्टेट गवर्नमेंट इसको बोलेगी वहां पर इसका ऑफिस हो जाएगा। अब इसका क्या है, कंसिस्टिंग वन स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, नॉट मोर देन 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ठीक है, अपॉइंट कौन करेगा इनको, ऑब्वियसली गवर्नर, वहां प्रेसिडेंट कर रहा था, यहां कौन कर देगा, गवर्नर कर देगा। अब उसके बाद यहाँ की भी कमिटी जो है, वो कमिटी कैसी होगी, एक हमारे सीएम साहब होंगे, एक हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे और एक हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, जिनको सीएम साहब पसंद करेंगे। कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर एज चेयरमैन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय सीएम। मतलब स्टेट का भी हाल कोई ज्यादा सुधरा हुआ है नहीं। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर पावर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, ये चीजें हम लोगों के लिए थोड़ी सी अब इंपॉर्टेंट चल। देखो ये एक्ट आप लोगों का कल जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जो हमको अभी रिसेंटली ऐड कराए गए थे, ये भी हम लोग इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों के पास कुछ पास्ट ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी हैं, 2023 के 2025 के क्वेश्चंस हैं हम लोगों के पास इसके, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और एक क्वेश्चन मैं भी आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो कल मैक्सिमम परसों तक ये एक्ट हम लोगों का पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अब अगेन इसके अंदर बात जो है, बात इसके अंदर यही आती है कि आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बन रही है अब, कि ये एक्ट जो हमको पता है 5 नंबर के अंदर पक्का आने वाला है, इसको बिना अभी ज्यादा बर्डन लिए, जब तक नया नया है, हम इसको रिवाइज पे रिवाइज करते रहे। देखो 3 चैप्टर होता है ना यहाँ का, आपको बता देता हूँ, 3 चैप्टर होते ही टेस्ट हो जाता है, 3 चैप्टर होते ही टेस्ट हो जाता है यहाँ पर संडे को। ठीक है, अभी आप लोगों का एक एक टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोगों के एक संडे को 2 टेस्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि 3 चैप्टर का जो आपका टेस्ट है वो 1.5 घंटे का होता है। आपका पेपर कितने घंटे का है,
इतनी देर तो बैठोगे आराम से, तो इसका मतलब 2 टेस्ट आराम से दे सकते हो, ठीक है। और इतना ही आपकी राइटिंग कैपेसिटी को बढ़वाना भी है। रीडिंग कैपेसिटी और राइटिंग कैपेसिटी दोनों के ऊपर काम करना पड़ेगा। दिमाग खुला रख के पढ़ना, ठीक है, और हाथ पे काबू रख के लिखना बड़ा जरूरी है। हाथ कल दुख गए थे ना, 1.5-2 पेज लिखा था, उसमें हाथ दुख गए थे। कल कितने पेज लिखवाए होंगे मैंने आपको अभी तक? 2 पेज, 3 पेज, 2 पेज लिखवा दिए होंगे, है ना। अब आप देख लो, ये एक 5 नंबर का आंसर है, अभी 95 तक जाना बाकी है, तो कितने पेज हो गए 3 घंटे के अंदर लिखने के लिए? तो इसका मतलब है प्रैक्टिस तो चाहिए हाथ को। भाई पहले दिन ऐसा थोड़ी ना ग्राउंड का पूरा चक्कर काट लोगे, पहले दिन तो थोड़ा सा भाग के थक के आदमी बैठ जाता है साइड में, लेकिन जरूरी क्या है वो दूसरे दिन आ जाए, जरूरी क्या है वो दूसरे दिन वहां पर आ जाए भागने के लिए, ठीक है। तो अगेन इतना ही अभी आप लोगों को करवा रहा हूँ, धीरे 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 आप लोगों को चांस बाय चांस दे रहा हूँ कि भाई आप लोगों का एक बार थोड़ा सा डेवलपमेंट हो पहले, उसके बाद हम लोग फिर स्पीड खींचे। अजब सेक्शन 8 कौन सुना रहा है फिर जाने से पहले? 1 ही मिनट बचा है मेरे जाने में। सेक्शन 8 के ग्राउंड्स भाई कौन देख रहा है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी कॉपी खोल के अपनी नजरें घुमा लोगे कोई। जल्दी करो, टाइम नहीं है। आराम से, ठीक है। देखो मैं अगेन वापस से बोल रहा हूँ, मुझे ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को ये पटपट पटपट रटे हुए हो और आप यहाँ पर बोल दो पटपट पटपट, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लिखकर आंसर आओगे, अपने आप मार्क्स मिलेंगे, अपने आप अगली स्टेज पे जाओगे, ज्यादा खुश आप ही होगे। मुझे तो यहाँ पर इतना सा मतलब है कि क्या आपने ट्राई करा या आपने ट्राई नहीं करा, चाहे वो ट्राई आधे शुरुआत होते ही खत्म ही हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं, है ना। डिवीजन के बारे में थोड़ा सोचना, खुद से थोड़ी बात करने लगो, जहां पर अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करो कि मेरे को हर दिन क्या करना है, मेरे को हर वीक क्या करना है, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, धीरे धीरे कोर्स पूरा हो। चलिए, थैंक यू।